25वीं जयंती है, तो जोर से बोलिए जय भीम। साथियों, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप नागपुर के लोग हैं, बाबा साहब के योगदान को जानते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, उनके इतिहास को जानते हैं, क्योंकि आपके पास उनकी दीक्षा भूमि है। तो हम नागपुर के तमाम लोगों को आज इस महान दिन के अवसर पर उस महान बाबा साहब को याद करते हुए आप नागपुर वासियों को बधाई देना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। साथियों, हमारा कार्यक्रम तय हो रहा था महाराष्ट्र आने का, तो हमने कहा कि हम 14 अप्रैल को महाराष्ट्र जाएंगे, और महाराष्ट्र जाएंगे तो हम नागपुर जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी वहां आकर हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने का कसम खाएंगे, उस कसम को दोहराएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और उनको ऋणी होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान बनाया और सबको लोकतंत्र में बराबर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन विरोध करने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप पत्थर चलाएं। अगर आप पत्थर चलाएंगे तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ना आपके पत्थर से डरा हूं, ना आपके डंडे से डरा हूं, ना आपका जेल हमको डरा पाई है, ना आपकी गुंडागर्दी हमको डरा पाएगी, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने हमने ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी पढ़ा है, इसीलिए आपके ब्राह्मण वाली गुलामगिरी को हम खत्म करेंगे और कुछ लोगों ने कहा आप 14 अप्रैल को जानबूझकर आरएसएस के शहर में जा रहे हैं। हमने उनको कहा साहब, जिस तरह से गुजरात मोदी का नहीं गांधी का है, उसी तरीके से नागपुर गोलवलकर का नहीं अंबेडकर का है। और इसीलिए सुबह जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या करने आए हैं, आप दीक्षा भूमि से क्या संदेश देना चाहते हैं, हमने कहा हम संदेश देने नहीं, हम दीक्षा भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश लेने के लिए आए हैं। और हम ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि नागपुर की धरती में सिर्फ हाफ पेंट वाले नहीं, फुल दिमाग वाले लोग भी रहते हैं। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि यहां आकर मुझे पता चला कि जिस आंदोलन की लौ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश में जलाया है, जिसका ऋणी पूरी दुनिया है, और यूनाइटेड नेशन भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, उस दीपक में तेल कम नहीं हुआ है, उसकी लौ कम नहीं हुई है, और ये यहाँ की भीड़ बता रही है, उसका साहस बता रहा है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को जय भीम याद आने लगा है, और बहुत सारे लोग स्मारिका निकालने लगे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे। बिल्कुल निकालिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन याद कीजिएगा रोहित वेमुला को। रोहित वेमुला ने कहा है कि एक इंसान की आइडेंटिटी को एक वोट के साथ रिड्यूस मत कीजिए। बाबा साहब की लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई सामाजिक समानता की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, बाबा साहब की लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। और अगर आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हैं, अगर आप पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हैं, अगर आप छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ नहीं हैं, तो आपके मुंह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल तस्वीर लगाइए, बिल्कुल उनको याद कीजिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था
है हिम्मत तो जलाइए मनुष्य मिट्टी को। तब हम समझेंगे कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को सच करना चाहते हैं। हालांकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोग आकर यहाँ पे भारत माता की जय कह रहे थे, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि भारत माता की जय के बारे में अगर सही से किसी ने बताया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कहते हैं कि किसी समाज की प्रगति को यदि आप जानना चाहते हैं तो वहां के महिलाओं की प्रगति को देखिए। बेशक लगाइए भारत माता की जय, हम भी आपके साथ मिलकर लगाएंगे, लेकिन बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। नारों से देश नहीं चलता, वादों से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, और ड्रेस बदल लेने से लोगों का विजन नहीं बदल जाता। मैं कहना चाहता हूं, दीक्षा भूमि में मेरी चप्पल खो गई है, तो मुझे अंदाजा है कि बाहर गर्मी बहुत है। तो अगर आगे कोई जूता फेंके तो साथ में एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेएनयू के बारे में गलत क्यों बोला जाता है। जेएनयू के बारे में गलत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप सही बोलते हैं तो गलत बोलने वालों की जमीन हिलने लगती है। आज नागपुर की इस धरती से मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हालांकि मैं जितने कार्यक्रम में गया हूं, इस सवाल पे आज तक मैंने कुछ भी नहीं बोला है। भाई साहब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमने अभी गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया है, शांत हो जाइए। इनके बस का नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप चिंता मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। और आप मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाइए, प्लीज मेरी जगह दीजिए। आप लोग भी एक तरफ हो जाइए, प्लीज एक तरफ। प्लीज शांत हो जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी जगहों पे मैं गया, लेकिन जेएनयू में क्या हुआ उस पर मैंने कोई बातचीत नहीं की थी, और मुझे लगा कि इस पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग समझदार हैं। आज न कल वो सच्चाई को जानेंगे, और जब उन्हें सच पता चलेगा तो झूठ बोलने वालों को वो नकाब उतार कर फेंक देंगे, ये बात का मुझे भरोसा था। लेकिन बार बार जो जूता प्रकरण हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि कुछ बातें आज करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ये जो लोग भारत माता की जय बोल करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद बोल करके लोगों के ऊपर हमला करते हैं, ये नारों को बदनाम करने वाले लोग हैं। अगर इनको भारत माता की जय में भरोसा होता तो इस देश के अंदर सत्य और अहिंसा की परंपरा में भी इनको भरोसा होना चाहिए था। लेकिन ये बार बार हिंसा पे क्यों उतारू होते हैं। हमने कहा कि नागपुर दीक्षा भूमि है, महात्मा बुद्ध का संदेशा है पूरे दुनिया को कि आप सत्य और अहिंसा में भरोसा कीजिए। बाद में गांधी जी ने उसको माना, और अम्बेडकर ने भी माना, और भगत सिंह ने भी उसको माना। तो भगत सिंह ने कहा कि इनकलाब कभी बम और पिस्तौल से नहीं आता, तो ये बम और पिस्तौल से कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? जूता फेंक कर ये कौन सी देशभक्ति निभाना चाहते हैं?
हैं और भारत माता की जय बोलकर लोगों को मुंह बंद कराने का इनका मकसद क्या है, आज इस पर बातचीत करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू कभी भी किसी भी तरीके के देश विरोधी गतिविधि का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया था, ये आज हमें देशभक्ति ये जो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मुखबिरी की थी, माफी मांगा था, आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये जो लोग हैं जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करके इस देश की जनता को लूट रहे हैं और ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं इनको कह देना चाहता हूं कि मैं या मेरा संगठन या मेरा विश्वविद्यालय किसी भी रूप में देश विरोधी गतिविधि का कभी भी समर्थन नहीं करता है। इन्होंने एक नकली वीडियो बनाकर एक चैनल को खरीदकर उसके मालिक को राज्यसभा का सांसद बनाने का लालच देकर पूरे के पूरे जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू के लोग इस देश के अंदर बाबा साहब के विचारों को सच करना चाहते हैं। जेएनयू के अंदर लोग विदर्भ में मर रहे किसानों के लिए लड़ना जानते हैं। जेएनयू के अंदर लोग मराठवाड़ा के अंदर जो समस्या है उस पर बातचीत करते हैं। जेएनयू के अंदर इस देश के अंदर जो गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा और बेरोजगारी है उस पर बातचीत करते हैं। इसीलिए इन्होंने जेएनयू पे हमला किया है। मैं आपको कह दूं कि किसी भी रूप में वहां का कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरीके की देश विरोधी गतिविधि में कभी शामिल नहीं था। एक बड़ी साजिश के तहत विश्वविद्यालय को बदनाम किया गया है, हमारे शिक्षकों को बदनाम किया गया है, हमारी छात्रा साथियों को बदनाम किया गया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और इसके बाद आपको खुद ब खुद पूर्ण तरीके से बात पता चलेगी कि सच क्या है। बताइए, मेरे ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है। सेडिशन को एंटी नेशनल नहीं कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सेडिशन का हिंदी देशद्रोही नहीं राजद्रोही होता है, और बहुत चालाकी से इन्होंने सेडिशन की जगह मीडिया में एंटी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल किया। बहुत चालाकी से इन्होंने देशभक्ति बनाम देशद्रोही का एक विमर्श छेड़कर इस देश के अंदर जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, जो लोग बिना पानी के मर रहे हैं लातूर से लेकर महाराष्ट्र में, उसके बारे में ये सवाल को छुपाना चाहते हैं। इस बात को ये छुपाना चाहते हैं कि आपने काला धन लाने का वादा किया था, आपके अकाउंट में आज तक 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया है। ये इस सवाल को छुपाना चाहते हैं कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन चाय वाले के बारे में कुछ नहीं करता। ये इस सवाल को छुपाना चाहते हैं कि ठीक है, भ्रष्टाचार इस देश में कोई नई बात नहीं है, ठीक है, गरीबी इस देश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जिन मुद्दों पर लोगों से वोट लिया था उस पर अगर लोग आप पे सवाल खड़ा करेंगे तो आप अपनी मोदी भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि आपको मोदी भक्ति और देशभक्ति का फर्क नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मोदी देश नहीं है और संघ संसद नहीं है और मनुस्मृति इस देश का संविधान नहीं है। जब हम आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो उनके द्वारा लिखी गई प्रस्तावना पे बात करेंगे। वो सबके लिए न्याय की बात करते हैं, वो सबके लिए समानता की बात करते हैं, वो सबके लिए हक और अधिकार की बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करते हैं। और ये बाबा साहब का ही दिया हुआ बात है कि हर इंसान के वोट को बराबर कर दिया, वरना इनको 125 बरस बाद भी बाबा साहब याद नहीं आते। आज इनको 1% इक्वल टू 1 वोट का जो अधिकार हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, उसकी वजह से आज इनको बाबा साहब का याद आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पे आपका क्या पोजीशन है साहब? मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने पे आपका क्या पोजीशन
सोशलिज्म की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान में बराबर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें बाबा साहब कहते हैं कि इस देश के अंदर सुविधाओं का बंटवारा आबादी के हिसाब से होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। एक आंकड़ा है मेरे पास, उसको मैं आज बोलना चाहता हूँ आपके सामने। कोई रेटोरिक्स की बात नहीं है, कोई जुमलेबाजी नहीं है, क्योंकि हमको जल्दी प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आंकड़ा यह है कि इस देश के 0.5% लोग, इस देश का 1/3 संपत्ति उनके पास है और बजट का 1/3 उनके ऊपर खर्च होता है। और इस देश के जो 1/3 लोग हैं, उनके ऊपर बजट का 0.5% खर्च होता है। कहां है डेमोक्रेसी? बताए प्रधानमंत्री जी, बताए आरएसएस, तब हम बताएंगे उनको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक क्रांति नहीं आती है, सामाजिक लोकतंत्र से सामाजिक क्रांति आती है। इसीलिए हम सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हम इस देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर की जगह पर पब्लिक सेक्टर के पक्ष में बोलना शुरू करते हैं। हालांकि आजकल जो माहौल है, उस माहौल में प्राइवेट सेक्टर के भी एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ लेने की जरूरत है, क्योंकि आज एक लड़ाई छिड़ गई है अर्थव्यवस्था के अंदर। लड़ाई क्या है कि कुछ लोग पैसे की थैलियां लेकर, धन कुबेर लोग मुंबई के स्टॉक मार्केट में बैठकर, न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में बैठकर सट्टा खेल करके अरबपति बन जाते हैं। और कुछ लोग दिन भर पान बेचते हैं, फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं, प्राइवेट दुकान चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, लेकिन 2 जून की रोटी नहीं बना पाते हैं। आज ये लड़ाई छिड़ी है कि यह जो सट्टेबाजी करने वाले लोग हैं और जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनके बीच में हम प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन उत्पादन करने वाले प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में बोलेंगे, सट्टेबाजी करने वाले प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में नहीं बोलेंगे। एक और बात बता दूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज सिर्फ और सिर्फ वोट तक का मामला नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज प्राइवेट सेक्टर में भी अपना दखल चाहता है, अपनी बराबर की हिस्सेदारी चाहता है, और इस लड़ाई को हमको उस मुकाम पर लेकर जाना पड़ेगा। कहते हैं लोग कि जल्दी से कुछ कर लो, इंजीनियर बन जाओ, 5 लाख 6 लाख मिलेगा, जिंदगी मजे में कटेगी। जिंदगी मजे में नहीं कटेगी साहब। कभी दिल्ली आइए और जिस गुरुग्राम का नाम बदल करके इन्होंने गुरुग्राम कर दिया है, उस पर भी एक बात बोल दूं आपको कि ये गुरु द्रोणाचार्य के इतने बड़े समर्थक हैं कि इनको एकलव्य का अंगूठा याद नहीं है। ये अप्पा राव के इतने बड़े समर्थक हैं कि इनको रोहित की हत्या याद नहीं है। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं, अरे गुरु को तुम गुरु कर लो, लेकिन गुरुकुल नहीं चलने वाला है। हम बराबर का शिक्षण संस्थान चाहते हैं, और बराबरी का हक सिर्फ शिक्षण संस्थान में नहीं, हमें हमारे रोजगार के जगह पे भी चाहिए। आप देखिए बंबई में जाकर के जो लोग टाई लगाकर नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के युवक हों, आज उनकी क्या हालत है। 50,000 तनख्वाह मिलने के बावजूद उनके जीवन में चैन नहीं है। उनके जीवन में चैन क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक तरफ पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ उनका पैसा उनके पॉकेट से निकाल लिया जाता है। यह जो लूट है देश के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर, यह जो शोषण है समाज के अंदर, जहां रोहित वेमुला जैसे एक स्कॉलर को सोचना पड़ता है कि हमारा पैदा होना एक दुर्घटना है, इन सवालों पे हमको सोचना पड़ेगा। और समाज की बात अर्थव्यवस्था के साथ अलग करके नहीं की जा सकती। राजनीति की बात समाज और अर्थव्यवस्था को अलग करके नहीं की जा सकती। अगर आप 125वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो आप स्टेट सोशलिज्म के पक्ष में बोलिए, उनके द्वारा जो आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं उनकी भी बात कीजिए, उनके द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांत दिया गया है लोकतंत्र और बराबरी का,
बात कीजिए, साथ ही साथ महिलाओं के हक की बात करते हुए सामाजिक लोकतंत्र की भी बात कीजिए, तब बाबा साहब के सपनों को हम सच कर पाएंगे और उनके सपनों को हम साकार करेंगे। एक बड़ा ही अच्छा कोइंसिडेंस है और उस बात को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। कोइंसिडेंस ये है कि आज एक बहुत बड़े जननेता जो कि लेफ्ट आंदोलन से जुड़े हैं, पूरनचंद जोशी, जिनको पीसी जोशी भी कहा जाता है, जो डांगे के साथ मेरठ कॉन्स्पिरेसी में 14 साल तक जेल में रहे थे, आज उनका भी जन्मदिन है। और उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीसी जोशी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जन आंदोलनों को एकत्रित किया और इस देश के अंदर चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, सबको संगठित करके उनका अलग से फ्रंट बनाया, ऑल इंडिया किसान सभा बनाया, इप्टा बनाया, एआईएसएफ बनाया और प्रगतिशील लेखक संघ बनाया। आज उनकी भी जयंती है। पीसी जोशी एक बात कहा करते थे। पीसी जोशी कहते थे कि इस देश के अंदर अगर कोई प्रोलेटेरियत है तो इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला इस देश का प्रोलेटेरियत है। अगर आप उनको एकत्रित नहीं करते हैं, अगर आपके पास उनको एकत्रित करने का अगर कोई एजेंडा नहीं है, तो आप ब्राह्मणवाद को नहीं हरा सकते हैं, आप ऊंच नीच को नहीं हरा सकते हैं और आप पूंजीवाद को नहीं हरा सकते हैं। ये बात पीसी जोशी कहते थे। इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी कि हमको यूनिटी एंड स्ट्रगल के सिद्धांत पे चलना चाहिए। ये यूनिटी एंड स्ट्रगल का सिद्धांत क्या है? यूनिटी एंड स्ट्रगल का सिद्धांत ये है, गांव की भाषा में, कि कोई मोटा ताजा दुश्मन हो 56 इंच वाला, तो उसको हराने के लिए 18 इंच के सीने वाले लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और पहले उस 56 इंच को उठा के पटक देना चाहिए, फिर आपस में सेट कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि इस देश के अंदर जन आंदोलनों की एकता बनाने की जरूरत है। जो लोग जंगलों में लड़ रहे हैं, जो लोग विदर्भ में लड़ रहे हैं, जो लोग गांव में लड़ रहे हैं, या जो लोग सीमाओं पे मर रहे हैं, चाहे विद्यार्थियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, चाहे दलितों की हत्या की जा रही है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है और माइनॉरिटी के हाथ में भगवा झंडा पकड़ाकर उससे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। इन तमाम चीजों के खिलाफ हमको एकजुट होना पड़ेगा, वरना ये जो संघवाद है ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगा और हिंदुस्तान बनाम संघिस्तान की लड़ाई में संघिस्तान जीत जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा होइए, संघिस्तान को परास्त कीजिए, यूनिटी बनाइए और स्ट्रगल रहेगा हमारा आपस में, लेकिन हम यूनिटी पहले एस्टेब्लिश करेंगे। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। इसीलिए जब जेएनयू में जेल से छूट कर आया, जब काफी धक्का खाया, तो मुझे समझ में आया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस देश के गृह मंत्री का कि अगर फर्जी ट्वीट पे उनका भरोसा नहीं होता तो एक सच्चा आदमी निकलकर बाहर नहीं आता। और मैंने बार बार कहा कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में मैं बना, इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मत मांगो भाई। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने जोर देकर कहा, देश से नहीं देश में आजादी चाहिए। और ये बात भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी कॉलोनियल पावर से आजादी ले लेने से समाज में आजादी नहीं आने वाली है। अगर समाज में आजादी आएगी तो ब्राह्मणवाद को हरा कर आएगी, मनुवाद को हरा कर आएगी, जातिवाद को हरा कर आएगी और उन तमाम ताकतों को हरा कर आएगी जो लोगों को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बनाने के लिए जिम्मेवार है, जो लोगों को बेरोजगार बनाकर रखने के लिए जिम्मेवार है, जो लोगों के अंदर ऊंच नीच और भेदभाव बनाकर रखने के लिए जिम्मेवार है। उसके खिलाफ इस संघर्ष को करना पड़ेगा। दोस्तों, बाबा साहब को याद करते हुए एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज जो हालत है महाराष्ट्र की, आज जो हालत है झारखंड की, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के अंदर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश की सरकार वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन
रेवोल्यूशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसका इंटरेस्ट तो आईपीएल में है। कल मैंने एक कार्टून शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ था इंडियन पानी लीग आईपीएल, और दो महिला आपस में बात कर रही थी, हमारा तो रोज 20-20 किलोमीटर चलना होता है पानी के। हम इस देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शर्म है, सच में आपको लगता है कि जनता आपको दोबारा चुन करके जिता सकती है, तो कम से कम पानी तो मत बेचो मेरे भाई, कम से कम लोगों को पानी तो दे दो। अगर तुम हिंदुइज्म की बात करते हो तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी में कहा गया है कि पहले लोगों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो, लेकिन ये तो अपने बारे में हमेशा सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको हिंदू धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके का एक सवाल और आदमी ने पूछा, यूज मत कीजिए, बाबा साहब की लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई सामाजिक समानता की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, बाबा साहब की लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। और अगर आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हैं, अगर आप पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हैं, अगर आप छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ नहीं हैं, तो आपके मुंह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल तस्वीर लगाइए, बिल्कुल उनको याद कीजिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। है हिम्मत तो जलाइए मनुस्मृति को, तब हम समझेंगे कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को सच करना चाहते हैं। हालांकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोग आकर यहाँ पे भारत माता की जय कह रहे थे, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि भारत माता की जय के बारे में अगर सही से किसी ने बताया है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कहते हैं कि किसी समाज की प्रगति को यदि आप जानना चाहते हैं तो वहां के महिलाओं की प्रगति को देखिए। बेशक लगाइए भारत माता की जय, हम भी आपके साथ मिलकर लगाएंगे, लेकिन बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। नारों से देश नहीं चलता, वादों से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, और ड्रेस बदल लेने से लोगों का विजन नहीं बदल जाता। मैं कहना चाहता हूं, दीक्षा भूमि में मेरी चप्पल खो गई है, तो मुझे अंदाजा है कि बाहर गर्मी बहुत है, तो अगर आगे कोई जूता फेंके तो साथ में एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेएनयू के बारे में गलत क्यों बोला जाता है। जेएनयू के बारे में गलत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप सही बोलते हैं तो गलत बोलने वालों की जमीन हिलने लगती है। आज नागपुर की इस धरती से मैं कुछ बोलना चाहता हूं।
हमारे देश के लोग समझदार हैं। आज ना एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन चाय वाले के बारे में कुछ नहीं करता। ये सवाल को छुपाना चाहते हैं कि ठीक है, भ्रष्टाचार इस देश में कोई नई बात नहीं है, ठीक है, गरीबी इस देश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जिन मुद्दों पर लोगों से वोट लिया था, उस पर अगर लोग आप पे सवाल खड़ा करेंगे तो आप अपनी मोदी भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि आपको मोदी भक्ति और देशभक्ति का फर्क नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मोदी देश नहीं है और संघ संसद नहीं है और मनुस्मृति इस देश का संविधान नहीं है। जब हम आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो उनके द्वारा लिखी गई प्रस्तावना पे बात करेंगे। वो सबके लिए न्याय की बात करते हैं, वो सबके लिए समानता की बात करते हैं, वो सबके लिए हक और अधिकार की बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करते हैं। और ये बाबा साहब का ही दिया हुआ बात है कि हर इंसान के वोट को बराबर कर दिया, वरना इनको 125 बरस बाद भी बाबा साहब याद नहीं आते। आज इनको 1% इक्वल टू 1 वोट का जो अधिकार हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, उसकी वजह से आज इनको बाबा साहब का याद आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पे आपका क्या पोजीशन है साहब? मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने पे आपका क्या पोजीशन है साहब? मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्टेट सोशलिज्म की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान में बराबर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें बाबा साहब कहते हैं कि इस देश के अंदर सुविधाओं का बंटवारा आबादी के हिसाब से होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। एक आंकड़ा है मेरे पास, उसको मैं आज बोलना चाहता हूं आपके सामने। कोई रेटोरिक्स की बात नहीं है, कोई जुमलेबाजी नहीं है, क्योंकि हमको जल्दी प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आंकड़ा यह है कि इस देश के 0.5% लोग, इस देश का 1/3 संपत्ति उनके पास है और बजट का 1/3 उनके ऊपर खर्च होता है। और इस देश के जो 1/3 लोग हैं, उनके ऊपर बजट का 0.5% खर्च होता है। कहां है डेमोक्रेसी? बताए प्रधानमंत्री जी, बताए आरएसएस, तब हम बताएंगे उनको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक क्रांति नहीं आती है, सामाजिक लोकतंत्र से सामाजिक क्रांति आती है। इसलिए हम सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम इस देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर की जगह पर पब्लिक सेक्टर के पक्ष में बोलना शुरू करते हैं। हालांकि आजकल जो माहौल है, उस माहौल में प्राइवेट सेक्टर के भी एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ लेने की जरूरत है, क्योंकि आज एक लड़ाई छिड़ गई है अर्थव्यवस्था के अंदर। लड़ाई क्या है कि कुछ लोग पैसे की थैलियां लेकर, धनकुबेर लोग मुंबई के स्टॉक मार्केट में बैठकर, न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में बैठकर सट्टा खेल करके अरबपति बन जाते हैं। और कुछ लोग दिन भर पान बेचते हैं, फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं, प्राइवेट दुकान चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, लेकिन 2 जून की रोटी नहीं बना पाते हैं। आज ये लड़ाई छिड़ी है कि यह जो सट्टेबाजी करने वाले लोग हैं और जो उत्पादक, वो सच्चाई को जानेंगे और जब उन्हें सच पता चलेगा तो झूठ बोलने वालों को वो नकाब उतार कर फेंक देंगे। ये बात का मुझे भरोसा था। लेकिन बार बार जो जूता प्रकरण हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि कुछ बातें आज करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ये जो लोग भारत माता की जय बोल करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद
विचारों को बदनाम करने वाले लोग हैं। अगर इनको भारत माता की जय में भरोसा होता तो इस देश के अंदर सत्य और अहिंसा की परंपरा में भी इनको भरोसा होना चाहिए था, लेकिन ये बार बार हिंसा पे क्यों उतारू होते हैं? हमने कहा कि नागपुर दीक्षा भूमि है, महात्मा बुद्ध का संदेशा है पूरे दुनिया को कि आप सत्य और अहिंसा में भरोसा कीजिए। बाद में गांधी जी ने उसको माना और अंबेडकर ने भी माना और भगत सिंह ने भी उसको माना। तो भगत सिंह ने कहा कि इनकलाब कभी बम और पिस्तौल से नहीं आता, तो ये बम और पिस्तौल से कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? जूता फेंक कर ये कौन सी देशभक्ति निभाना चाहते हैं? और भारत माता की जय बोलकर लोगों को मुंह बंद कराने का इनका मकसद क्या है? आज इस पर बातचीत करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू कभी भी किसी भी तरीके के देश विरोधी गतिविधि का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया था, ये आज हमें देशभक्ति, ये जो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मुखबिरी की थी, माफी मांगा था, आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये जो लोग हैं जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करके इस देश की जनता को लूट रहे हैं और ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं इनको कह देना चाहता हूं कि मैं या मेरा संगठन या मेरा विश्वविद्यालय किसी भी रूप में देश विरोधी गतिविधि का कभी भी समर्थन नहीं करता है। इन्होंने एक नकली वीडियो बनाकर एक चैनल को खरीदकर उसके मालिक को राज्यसभा का सांसद बनाने का लालच देकर पूरे के पूरे जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू के लोग इस देश के अंदर बाबा साहब के विचारों को सच करना चाहते हैं। जेएनयू के अंदर लोग विदर्भ में मर रहे किसानों के लिए लड़ना जानते हैं। जेएनयू के अंदर लोग मराठवाड़ा के अंदर जो समस्या है उस पर बातचीत करते हैं। जेएनयू के अंदर इस देश के अंदर जो गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा और बेरोजगारी है उस पर बातचीत करते हैं। इसीलिए इन्होंने जेएनयू पे हमला किया है। मैं आपको कह दूं कि किसी भी रूप में वहां का कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरीके की देश विरोधी गतिविधि में कभी शामिल नहीं था। एक बड़ी साजिश के तहत विश्वविद्यालय को बदनाम किया गया है, हमारे शिक्षकों को बदनाम किया गया है, हमारी छात्रा साथियों को बदनाम किया गया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और इसके बाद आपको खुद ब खुद पूर्ण तरीके से बात पता चलेगी कि सच क्या है। बताइए, मेरे ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है। सेडिशन को एंटी नेशनल नहीं कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सेडिशन का हिंदी देशद्रोही नहीं राजद्रोही होता है, और बहुत चालाकी से इन्होंने सेडिशन की जगह मीडिया में एंटी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल किया। बहुत चालाकी से इन्होंने देशभक्ति बनाम देशद्रोही का एक विमर्श छेड़कर इस देश के अंदर जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, जो लोग बिना पानी के मर रहे हैं लातूर से लेकर महाराष्ट्र में, उसके बारे में ये सवाल को छुपाना चाहते हैं। इस बात को ये छुपाना चाहते हैं कि आपने काला धन लाने का वादा किया था, आपके अकाउंट में आज तक 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया है? ये इस सवाल को छुपाना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है, तो जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम। साथियों, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप नागपुर के लोग हैं, बाबा साहब के योगदान को जानते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, उनके इतिहास को जानते हैं, क्योंकि आपके पास उनकी दीक्षा भूमि है। तो हम नागपुर के तमाम लोगों को आज इस महान दिन के अवसर पर उस महान बाबा साहब को याद करते हुए आप नागपुर वासियों को बधाई देना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। साथियों, हमारा कार्यक्रम तय हो रहा था महाराष्ट्र आने का, तो हमने कहा कि हम 14 अप्रैल को महाराष्ट्र जाएंगे, और महाराष्ट्र जाएंगे तो हम नागपुर जाएंगे
क्योंकि बाबा साहब ने जहां शिक्षा ली थी वहां आकर हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने का कसम खाएंगे, उस कसम को दोहराएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनको ऋणी होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान बनाया और सबको लोकतंत्र में बराबर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन विरोध करने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप पत्थर चलाएं। अगर आप पत्थर चलाएंगे तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ना आपके पत्थर से डरा हूं, ना आपके डंडे से डरा हूं, ना आपका जेल हमको डरा पाई है, ना आपकी गुंडागर्दी हमको डरा पाएगी, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने हमने ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी पढ़ा है, इसीलिए आपके ब्राह्मण वाली गुलामगिरी को हम खत्म करेंगे और कुछ लोगों ने कहा आप 14 अप्रैल को जानबूझकर आरएसएस के शहर में जा रहे हैं। हमने उनको कहा साहब, जिस तरह से गुजरात मोदी का नहीं गांधी का है, उसी तरीके से नागपुर गोलवलकर का नहीं अंबेडकर का है। और इसीलिए सुबह जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या करने आए हैं, आप दीक्षा भूमि से क्या संदेश देना चाहते हैं, हमने कहा हम संदेश देने नहीं, हम दीक्षा भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश लेने के लिए आए हैं। और हम ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि नागपुर की धरती में सिर्फ हाफ पेंट वाले नहीं, फुल दिमाग वाले लोग भी रहते हैं। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि यहां आकर मुझे पता चला कि जिस आंदोलन की लौ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश में जलाया है, जिसका ऋणी पूरी दुनिया है, और यूनाइटेड नेशन भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। उस दीपक में तेल कम नहीं हुआ है, उसकी लौ कम नहीं हुई है, और ये यहाँ की भीड़ बता रही है, उसका साहस बता रहा है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को जय भीम याद आने लगा है और बहुत सारे लोग स्मारिका निकालने लगे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे। बिल्कुल निकालिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन याद कीजिएगा रोहित वेमुला को। रोहित वेमुला ने कहा है कि एक इंसान की आइडेंटिटी को एक वोट के साथ उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके बीच में। हम प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन उत्पादन करने वाले प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में बोलेंगे, सट्टेबाजी करने वाले प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में नहीं बोलेंगे। एक और बात बता दूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज सिर्फ और सिर्फ वोट तक का मामला नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज प्राइवेट सेक्टर में भी अपना दखल चाहता है, अपनी बराबर की हिस्सेदारी चाहता है, और इस लड़ाई को हमको उस मुकाम पर लेकर जाना पड़ेगा। कहते हैं लोग कि जल्दी से कुछ कर लो, इंजीनियर बन जाओ, 5 लाख 6 लाख मिलेगा, जिंदगी मजे में कटेगी। जिंदगी मजे में नहीं कटेगी साहब। कभी दिल्ली आइए और जिस गुड़गांव का नाम बदल करके इन्होंने गुरुग्राम कर दिया है, उस पर भी एक बात बोल दूं आपको कि ये गुरु द्रोणाचार्य के इतने बड़े समर्थक हैं कि इनको एकलव्य का अंगूठा याद नहीं है। ये अप्पा राव के इतने बड़े समर्थक हैं कि इनको रोहित की हत्या याद नहीं है। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं, अरे गुड़ को तुम गुरु कर लो, लेकिन गुरुकुल नहीं चलने वाला है। हम बराबर का शिक्षण संस्थान चाहते हैं, और बराबरी का हक सिर्फ शिक्षण संस्थान में नहीं, हमें हमारे रोजगार के जगह पे भी चाहिए। आप देखिए बंबई में जाकर के जो लोग टाई लगाकर नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के युवक हो, आज उनकी क्या हालत है।
50,000 तनख्वाह मिलने के बावजूद उनके जीवन में चैन नहीं है। उनके जीवन में चैन क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक तरफ पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ उनका पैसा उनके पॉकेट से निकाल लिया जाता है। यह जो लूट है देश के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर, यह जो शोषण है समाज के अंदर, जहां रोहित वेमुला जैसे एक स्कॉलर को सोचना पड़ता है कि हमारा पैदा होना एक दुर्घटना है, इन सवालों पे हमको सोचना पड़ेगा। और समाज की बात अर्थव्यवस्था के साथ अलग करके नहीं की जा सकती। राजनीति की बात समाज और अर्थव्यवस्था को अलग करके नहीं की जा सकती। अगर आप 125वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो आप स्टेट सोशलिज्म के पक्ष में बोलिए। उनके द्वारा जो आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं उनकी भी बात कीजिए। उनके द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांत दिया गया है लोकतंत्र और बराबरी का, उसकी भी बात कीजिए। साथ ही साथ महिलाओं के हक की बात करते हुए सामाजिक लोकतंत्र की भी बात कीजिए। तब बाबा साहब के सपनों को हम सच कर पाएंगे और उनके सपनों को हम साकार करेंगे। एक बड़ा ही अच्छा कोइंसिडेंस है और उस बात को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। कोइंसिडेंस ये है कि आज एक बहुत बड़े जननेता जो कि लेफ्ट आंदोलन से जुड़े रहे, पूरनचंद जोशी, जिनको पीसी जोशी भी कहा जाता है, जो डांगे के साथ मेरठ कॉन्स्पिरेसी में 14 साल तक जेल में रहे थे, आज उनका भी जन्मदिन है। और उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीसी जोशी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जन आंदोलनों को एकत्रित किया। और इस देश के अंदर चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, सबको संगठित करके उनका अलग से फ्रंट बनाया, ऑल इंडिया किसान सभा बनाया, इप्टा बनाया, एआईएसएफ बनाया और प्रगतिशील लेखक संघ बनाया। आज उनकी भी जयंती है। पीसी जोशी एक बात कहा करते थे। पीसी जोशी कहते थे कि इस देश के अंदर अगर कोई प्रोलेटेरियत है तो इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला इस देश का प्रोलेटेरियत है। अगर आप उनको एकत्रित नहीं करते हैं, अगर आपके पास उनको एकत्रित करने का अगर कोई एजेंडा नहीं है, तो आप ब्राह्मणवाद को नहीं हरा सकते हैं, आप ऊंच नीच को नहीं हरा सकते हैं और आप पूंजीवाद को नहीं हरा सकते हैं। ये बात पीसी जोशी कहते थे। इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी कि हमको यूनिटी एंड स्ट्रगल के सिद्धांत पे चलना